जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रहने वाला है आपका एंशिएंट हिस्ट्री से। ठीक है, प्राचीन इतिहास से जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगी। आज मैंने टॉप 100 क्वेश्चन लिए हैं, उसके साथ ही यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो आपकी सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, सीजीएल के अलावा भी अगर आप एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और सभी जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें भी हिस्ट्री पूछी जाती है, तो सभी के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य, गुप्त, अन्य और जितने भी राज्य है उनसे संबंधित एंशिएंट हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई से मिला था एक ग्रेट बाथ, ठीक है, महान स्नानागार, जो कि कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में स्थित है ग्रेट बाथ, याद रखेंगे। अब यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचना है, इसे सार्वजनिक स्नानागार माना जाता है। ठीक है, और इसका निर्माण हुआ है पक्की ईंटों से और जल रोधक बनाने हेतु बिटुमिन का प्रयोग हुआ है। तो सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इससे सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत नगर योजना का भी पता चलता है। तो ये सभी पॉइंट को याद रखेंगे, सभी के सभी इंपोर्टेंट है। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो सबसे अधिक जो उल्लेख हुआ है वो नदी है सरस्वती। ठीक है, ऋग्वेद में जो सरस्वती है उसका सर्वाधिक उल्लेख मिलता है और इसे क्या कहा गया है? नदी तमा। ठीक है, वैदिक आर्यों के जीवन में इसका विशेष महत्व है और कई विद्वान इसे घग्गर हकरा नदी से भी जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। ठीक है, इनके द्वारा लिखित है ये संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टाध्यायी। इसकी रचना करी है पाणिनि ने। ठीक है, संस्कृत भाषा के व्याकरण नियम भी दिए हैं इन्होंने। पाणिनि को व्याकरण का जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कि व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ठीक है, पाणिनि को कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो फ्रेंड्स, महावीर स्वामी थे जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर। ठीक है, याद रखेंगे। और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी जैन धर्म के। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। और जैन धर्म के पंच महाव्रतों का प्रचार भी इन्होंने किया है और इनका जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए? तो फ्रेंड्स, त्रिपिटक लिखे गए हैं पाली भाषा में। ठीक है, बौद्ध धर्म में लिखे गए हैं पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के एक प्रमुख ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, और पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसके 3 भाग है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसे याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें बुद्ध के उपदेश और संघ के नियम उल्लेख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया है सम्राट अशोक के द्वारा। ठीक है, सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ओके, इसका निर्माण करवाया है अशोक ने। और जो सांची स्तूप है वो बौद्ध स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसे शामिल किया गया है। ठीक है, सांची स्तूप को। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? तो राइट आंसर है इसका सेल्यूकस निकेटर का। ओके, तो फ्रेंड्स, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, और यूनानी शासक से सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये। और इसने एक पुस्तक लिखी है इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी थी इंडिका, और इंडिका से इसमें मौर्यकालीन भारत की जानकारी है जो है मिलती है। ठीक है, गुप्त काल में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए फेमस था? नालंदा विश्वविद्यालय बुद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, गुप्त काल में, और यह प्राचीन विश्वविद्यालय था नालंदा। हेनसांग जो चीनी यात्री था उसने यहाँ पर आकर अध्ययन किया था। ठीक है, हेनसांग के द्वारा इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता किस महाकाव्य का भाग है? तो गीता किसका भाग है? महाभारत का। ठीक है, भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि जो भगवत गीता है वो महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है और इसमें कितने 18 अध्याय है। उसमें जो संवाद है वो है श्री कृष्ण और अर्जुन के। ठीक है, इसमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की शिक्षा दी गई है। नेक्स्ट है, आर्यभट्टी ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स, आर्यभट्टी ग्रंथ के लेखक कौन है? आर्यभट्ट। इनके द्वारा लिखित है। आर्यभट्ट जो कि एक महान भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, और इन्होंने पृथ्वी के घूर्णन का सिद्धांत दिया था। किसने? आर्यभट्ट ने। शून्य और दशमलव प्रणाली के विकास में भी भारतीय विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है,
सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले? फ्रेंड्स, जो डॉकयार्ड है उसके अवशेष मिले हैं लोथल से, और लोथल है वर्तमान गुजरात में। ठीक है, विश्व का प्राचीनतम ज्ञान गोदीवाड़ा से मिला है। इससे समुद्री व्यापार के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, लोथल से। और लोथल है जो कि मन का निर्माण उद्योग के लिए भी काफी प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वेदिक काल में सभा और समिति क्या थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋग्वेदिक काल में सभा और समिति क्या थी? जन सभाएं। ठीक है, सभा और समिति वैदिक काल की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं थी, और जो सभा थी उसमें अपेक्षाकृत छोटे और विशिष्ट लोगों का समूह थी, जबकि समिति व्यापक जनसभा मानी जाती थी। ठीक है, और राजा महत्वपूर्ण निर्णयों में इनसे सलाह लेता था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जैन धर्म में श्यादवाद सिद्धांत का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अनेकांतवाद से। ओके, श्यादवाद है वो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और इसके अनुसार सत्य को अनेक दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है, और अनेकांतवाद इसका व्यवहारिक रूप माना जाता है। ठीक है, जैन दर्शन सहिष्णुता और तार्किकता पर आधारित है। तो सभी पॉइंट याद रखेंगे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में बुद्ध को किस रूप में माना गया? तो फ्रेंड्स, महायान शाखा में बुद्ध को देवतुल्य ईश्वर के रूप में माना जाता है। सभी को पता होगा बौद्ध धर्म में दो भागों में डिवाइड है, महायान और हीनयान में। ठीक है, जो महायान शाखा है उसमें बुद्ध की पूजा देवतुल्य रूप में की जाने लगी, ईश्वर तुल्य। मूर्ति पूजा का भी विकास इसी शाखा में हुआ है। संस्कृत भाषा का भी अधिक उपयोग हुआ है इसमें, और कनिष्क के समय महायान का विस्तार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो अर्थशास्त्र में है राजनीति और प्रशासन। ठीक है, कौटिल्य के द्वारा रचित है। अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौटिल्य यानी कि चाणक्य इसके लेखक थे, और इसमें है शासन, कर व्यवस्था, जासूसी और विदेश नीति का प्रमुख वर्णन। ठीक है, और इसे प्राचीन भारत का राजनीतिक विज्ञान भी माना जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र को। नेक्स्ट है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो फ्रेंड्स, कलिंग युद्ध के बाद अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया गया था। ओके, और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। इसे भी याद रखेंगे। और युद्ध की भीषणता देखकर अशोक अत्यंत दुखी हुआ था। इसी के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और धम्म नीति उसका प्रचार प्रसार भी किया था अशोक के द्वारा। अगला है गुप्त काल में स्वर्ण युग कहे जाने का, जो गुप्त काल है उसको स्वर्ण युग कहा जाता है, और इसके कहे जाने का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रेंड्स, इसे कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति के कारण स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल को। कालिदास, आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान भी इसी काल में हुए थे, और अजंता की चित्रकला और संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष हुआ था। इसीलिए भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है नवरत्न किस गुप्त शासक के दरबार से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका संबंध है चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है, नवरत्न इनके दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनके दरबार में 9 विद्वानों को 9 रत्न कहते हैं, और कालिदास इनमें सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह काल सांस्कृतिक उन्नति के लिए फेमस था। ठीक है, अगला प्रश्न है चोल प्रशासन में उर क्या था? फ्रेंड्स, चोल प्रशासन में उर क्या था? एक ग्राम सभा थी, इसे उर कहा जाता था। चोल प्रशासन स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, और जो उर है वो सामान्य गांवों की एक सभा होती थी। ठीक है, और जो सभा है उसमें ब्राह्मण गांवों की संस्था थी। ठीक है, प्रशासन में जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण होती थी। नेक्स्ट है पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव शासकों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। याद रखेंगे। पल्लव दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। ठीक है, और महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है और शैलकृत स्थापत्य पल्लवों की ही देन है। तो पल्लवों के द्वारा बनाई गई है महाबलीपुरम के रथ मंदिर। ठीक है, और फ्रेंड्स, इसका जो प्रसिद्ध पल्लव शासक था वो था नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड के विशेष अवशेष मुख्यतः किस स्थल से प्राप्त हुए? तो अग्निकुंड के अवशेष कहाँ से मिले हैं दोस्तों? सिंधु सभ्यता में कालीबंगन से। ठीक है, याद रखेंगे। कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, अग्निकुंड, यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं, और हल से जोते हुए खेत के प्रमाण भी यही से मिले हैं। धार्मिक अनुष्ठानों का ये संकेत देता है। ठीक है, कृषि के प्राचीनतम प्रमाणों में इसका विशेष महत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो जो कुल है वो समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी। ठीक है, कुल यानी कि परिवार अर्थात समाज की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, और कई कुल मिलकर क्या बनाते थे? ग्राम। ठीक है, और ग्रामों से 20 बनते थे, और 20 से जनों का निर्माण होता था। जो उत्तर वैदिक काल था उसमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था मजबूत हुई थी। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य क्या था? फ्रेंड्स, अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य था निर्वाण प्राप्ति करना। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग बुद्ध के उपदेशों का मुख्य भाग था। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, इसमें आदि कितने 8 मार्ग थे। ठीक है, इसका उद्देश्य था दुखों से मुक्ति और निर्वाण प्राप्त करना, और यह मध्य मार्ग पर आधारित था। अगला प्रश्न है जैन धर्म में महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे उनके द्वारा
अर्धमगधी भाषा है उसमें उपदेश दिए गए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महावीर स्वामी ने जन साधारण की भाषा अर्धमागधी में उपदेश दिए। जैन धर्म आम जनता में इससे लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, जबकि जो जैन साहित्य है वो उसमें प्राकृत भाषाओं में विकसित हुआ था। जैन धर्म अहिंसा और अपरिग्रह पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन में अमात्य कौन होते थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें अमात्य कौन होते थे? मंत्री और अधिकारी। ठीक है, मौर्यकालीन समाज में, मौर्यकालीन प्रशासन में जो अमात्य है वो उच्च अधिकारी होते थे। वे प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता करते थे। अर्थशास्त्र में इनके गुणों और कर्तव्यों का वर्णन है। ठीक है, चाणक्य के द्वारा लिखी गई है अर्थशास्त्र, और चाणक्य ने योग्य अमात्य को राज्य की शक्ति भी माना है। ठीक है, अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले जो अशोक के शिलालेख है उनको पढ़ने में महारत हासिल करी थी, और 1837 में ब्राह्मी लिपि में जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था। ठीक है, और फ्रेंड्स अशोक के शिलालेखों को समझना इसी के द्वारा सबसे पहले संभव हुआ था। अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में है। ठीक है, इससे मौर्यकालीन प्रशासन और धर्म नीति की जानकारी भी मिलती है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में भूमि अनुदान प्रणाली के विस्तार का मुख्य प्रभाव क्या था? तो करेक्ट आंसर है इसका सामंतवाद का विकास। ठीक है, गुप्त काल में ब्राह्मणों और अधिकारियों को भूमि दान की जाने लगी। इससे स्थायी शक्तियां मजबूत हुई थी, सामंतवादी व्यवस्था का विकास हुआ था और किसानों पर कर भार भी पड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अजंता गुफाएं मुख्यतः किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता गुफाएं। कहाँ स्थित है? ये वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। ये बौद्ध विहार और चैत्य है। ठीक है, यहाँ की भित्ति चित्रकला विश्व फेमस है। गुप्तकालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण ये मानी जाती है। ठीक है, अजंता की गुफा है। नेक्स्ट है, चोलों द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो किस शासक ने बनवाया था? कमेंट करेंगे। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है वर्तमान में? करेक्ट आंसर हो जाएगा तंजावुर में। ओके, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लेंगे। जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने? राजराज प्रथम ने करवाया था। तमिलनाडु के तंजावुर में ये स्थित है। यह द्रविड़ स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली में बना हुआ है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। तो सभी पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, चालुक्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य शासकों की जो राजधानी थी वो थी वातापी में। ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चालुक्यों की राजधानी थी वातापी, उसे आज क्या बादामी कहा जाता है। और दक्षिण भारत के शक्तिशाली राजवंश थे चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक था और ऐहोल अभिलेख से इसके इतिहास की जानकारी भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती हुई कांस्य की युवती की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो फ्रेंड्स जो डांसिंग मूर्ति है कांस्य की, ये मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है ये, और इसका निर्माण हुआ है लॉस्ट वैक्स तकनीक से। याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत धातु कला का प्रमाण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? फ्रेंड्स ये जो युद्ध हुआ था दशराग्य युद्ध, वो 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है और ये हुआ था परुष्णी नदी के किनारे। ठीक है, 10 राज युद्ध में राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। वर्तमान रावी जिसे कि परुष्णी नदी कहते थे, ये वैदिक इसके किनारे ही ये लड़ा गया था और इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। यह प्रारंभिक वैदिक राजनीतिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पाटलिपुत्र में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। इसका आयोजन हुआ था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महाकश्यप। बुद्ध के उपदेशों को संकलित करने हेतु यहाँ सभा आयोजित हुई थी। तो सभी के सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है? तो जो जैन धर्म के त्रिरत्न है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इसमें सम्यक जो यज्ञ है वो शामिल नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैन धर्म के 3 रत्न है ये, और इन्हें मोक्ष प्राप्ति का भी मार्ग माना जाता है। जैन धर्म जो कि कर्म और अहिंसा पर बल देता है, और यज्ञ की परंपरा वेदी धर्म से संबंधित थी। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि कौन सी है? फ्रेंड्स अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जो जेम्स प्रिंसेप है उनको 1837 में सफलता प्राप्त हुई थी, और जो ब्राह्मी लिपि है उनके अभिलेखों में इसका प्रयुक्त ये हुई है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं, और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कुछ अभिलेख खरोष्ठी में भी मिले हैं। ठीक है, अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। ये मौर्य प्रशासन और धर्म नीति के प्रमुख स्रोत है। तो सभी पॉइंट को एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक से संबंधित है? फ्रेंड्स इसका संबंध हो जाएगा समुद्रगुप्त से। इसमें इसकी जो समुद्रगुप्त है उसकी विजयों का प्रमुख वर्णन किया गया है, और जो प्रयाग प्रशस्ति है वो इलाहाबाद स्तंभ पर अंकित है, और किसने लिखा है? हरिशेन ने लिखा है संस्कृत भाषा में। फ्रेंड्स यहाँ गुप्तकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सभी पॉइंट याद रखेंगे।
संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा में रचा गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिल भाषा में। ठीक है, संगम साहित्य दक्षिण भारत का प्राचीन साहित्य है, तमिल भाषा में लिखा गया है और चोल, चेर और पांड्य राज्यों का इसमें वर्णन मिलता है। सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी भी यही से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मामल्लपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? किसने कराया था? पल्लव शासकों के द्वारा। जो मामल्लपुरम है वो तमिलनाडु में स्थित है। पल्लव शासकों द्वारा स्थापत्य कला के उदाहरण है रथ मंदिर यहाँ के। जो नरसिंह वर्मन प्रथम है उसको मामल्ल कहा जाता था। ठीक है, और शैलकृत मंदिर वास्तुकला की विशेषता है। ओके, नेक्स्ट है मनुस्मृति का संबंध किससे है? तो मनुस्मृति का संबंध है धर्मशास्त्र से। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। मनुस्मृति प्राचीन धर्मशास्त्र ग्रंथ है। इसमें सामाजिक नियम और वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, मनु के द्वारा इसे रचित माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनसांग किस गुप्तोत्तर शासक के समय भारत आया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर कौन आया था? हेनसांग। ठीक है फ्रेंड्स, जो हेनसांग था वो चीन का एक प्रसिद्ध बौद्ध यात्री था और 7वीं शताब्दी में ये भारत आया था और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, इसकी पुस्तक कौन सी है? CU की। इससे तत्कालिक भारत की भी जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी के सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लेंगे। फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तो उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसमें लोगों को तांबा, कांसा, सोना और चांदी का ज्ञान था, जबकि लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, लोहे का प्रयोग हुआ था वो कहाँ हुआ था? वैदिक काल में। ठीक है, और इसलिए ही इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में निष्क क्या था? तो फ्रेंड्स, वैदिक काल में जो निष्क था वो आभूषण और मुद्राएं होती थी। ठीक है, जो निष्क है वो स्वर्ण से बना आभूषण था। ठीक है, बाद में इसका उपयोग हुआ था विनिमय माध्यम के रूप में, यानी कि व्यापार के माध्यम में इसका प्रयोग होने लगा था। जो वैदिक अर्थव्यवस्था थी मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी। ठीक है, धीरे धीरे व्यापार और धातु उपयोग बढ़ा था। चलिए अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स, जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया, बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा गया है। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, और बोध गया कहाँ है? वर्तमान बिहार में। नेक्स्ट है जैन धर्म में अहिंसा का सबसे अधिक पालन किस संप्रदाय ने किया? तो किस संप्रदाय ने किया था? दिगंबर में, क्योंकि जैन धर्म में 2 संप्रदाय होते थे, श्वेतांबर और दिगंबर। तो सबसे अधिक जो अहिंसा का पालन किया था वो किया था दिगंबर संप्रदाय के द्वारा। जो दिगंबर थे वो कठोर तपस्या और अहिंसा पर अधिक बल देते थे। दिगंबर साधु वस्त्र धारण नहीं करते थे, जो चारों दिशाएं हैं उनको ही अपना वस्त्र मानते थे। ठीक है, जो श्वेतांबर साधु संप्रदाय के थे वे साधु सफेद वस्त्र पहनते थे और दोनों संप्रदायों में धार्मिक मान्यताओं में कुछ अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना के निकट स्थित था। मौर्य प्रशासन की सामान्य यहाँ पर जानकारी मिलती थी। मेगास्थनीज ने अपनी प्रशंसा पुस्तक इंडिका में करी है इसकी, और गंगा और सोन नदियों के संगम क्षेत्र में स्थित होने से यहाँ सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, फाहियान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? फ्रेंड्स, हेनसांग तो हर्षवर्धन के समय आया था, जबकि जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर भारत आया था। ओके, ये एक बौद्ध यात्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसने भारतीय समाज और बौद्ध धर्म का भी वर्णन किया था। ठीक है, उसकी यात्रा विवरण गुप्तकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। अगला प्रश्न है 10 कुमार चरित के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वो थे दंडी। इनके द्वारा लिखी गई है 10 कुमार चरित। एक गद्य साहित्य की प्रसिद्ध रचना है, संस्कृत गद्य साहित्य की। इसके लेखक दंडी थे 10 कुमार चरित के। और फ्रेंड्स, इसमें 10 राजकुमारों के साहसिक जीवन का वर्णन है। ठीक है, और यह गुप्तोत्तर कालीन शासन का एक साहित्य का महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। चलिए अगला प्रश्न है पांड्य राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? कोरकई। ठीक है, पांड्य राज्य का, और यह मोती व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अगला जो पॉइंट है वो है संगम साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारत का समुद्री व्यापार रोमन साम्राज्य तक फैला हुआ था। सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक के लेखक कौन थे? फ्रेंड्स, ये जो नाटक था वो विशाख दत्त के द्वारा लिखित है। ठीक है, संस्कृत नाटककार थे विशाख दत्त। इनकी रचनाएं प्रसिद्ध है, एक तो मुद्रा राक्षस और एक है देवी चंद्रगुप्तम। जो देवी चंद्रगुप्तम है वो गुप्तकालीन इतिहास से संबंधित है और यह नाटक पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस नाटक किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, इसका संबंध हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य से। विशाख दत्त के द्वारा लिखित है मुद्रा राक्षस। इसमें चाणक्य की राजनीति का जो रणनीति है वो वर्णन हुआ है। जो कथा है चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता प्राप्ति से जुड़ी हुई है।
और यह प्राचीन भारतीय राजनीति को समझने का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल माना जाता है? तो सबसे बड़ा है कौन सा है? राखीगढ़ी। याद रखेंगे, राखीगढ़ी वर्तमान हरियाणा में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल भी माना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से विकसित नगर योजना और मानव के कंकाल मिले हैं। डीएनए अध्ययन के कारण यहाँ हाल ही के वर्ष में अत्यंत महत्वपूर्ण भी रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था राजा की सार्वभौमिक सत्ता स्थापित करना। ठीक है, राजसूय यज्ञ राज सत्ता की प्रतिष्ठा से जुड़ा था। इसे शक्तिशाली राजा द्वारा कराया जाता था। इससे अन्य शासकों पर प्रभुत्व प्रदर्शित होता था। ठीक है, और वैदिक काल में यज्ञों का राजनीतिक महत्व भी था। चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? फ्रेंड्स, बुद्ध के द्वारा अपना जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया गया था। जो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और जो पहला उपदेश दिया था उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ उन्होंने अपने 5 पूर्व साथियों को उपदेश दिया था। सारनाथ उत्तर प्रदेश में वर्तमान वाराणसी के निकट स्थित है। तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कैवल्य का क्या अर्थ है? तो कैवल्य का क्या अर्थ है? सर्वोच्च ज्ञान। ठीक है, कैवल्य का अर्थ है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। जैन धर्म में इसे मोक्ष की अवस्था भी माना जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था और कर्म बंधन से मुक्ति का प्रतीक है कैवल्य। नेक्स्ट है, मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? युवराज। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन प्राय युवराज संभालते थे और इन्हें कुमार या आर्यपुत्र भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सिक्कों की सर्वाधिक संख्या किस धातु में जारी की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना में। ठीक है, जो गुप्त काल है उसे स्वर्ण मुद्राओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। जो सिक्के हैं उनको दीनार कहते थे और सिक्कों पर राजाओं की आकृतियां अंकित होती थी और जो उसकी आर्थिक समृद्धि का संकेत भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, अमरकोश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन थे? फ्रेंड्स, ये लिखा गया है अमर सिंह के द्वारा। जो अमरकोश है वो संस्कृत का प्रसिद्ध कोश है, यानी कि ग्रंथ लेखक कौन है इसके? अमर सिंह। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से शामिल माने जाते हैं अमर सिंह और यह संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर मेरूर अभिलेख किस राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी देता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल प्रशासन की। फ्रेंड्स, ये जो उत्तरी मेरूर अभिलेख है वो तमिलनाडु में मिला है। चोल प्रशासन की और स्थानीय सुशासन की जानकारी इससे प्राप्त होती है। इसमें चुनाव प्रणाली का उल्लेख है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। ग्राम सभाओं की शक्तियों का भी इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, उत्तरी मेरूर अभिलेख में। नेक्स्ट है, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसके जो लेखक थे वो थे शूद्रक। शूद्रक के द्वारा लिखा गया है मृच्छकटिकम और इसका क्या अर्थ है? मिट्टी की छोटी गाड़ी। ठीक है, याद रखेंगे इसका अर्थ। इसमें सामाजिक जीवन और प्रेम कथाओं का वर्णन है और प्राचीन भारतीय नाटक साहित्य की उत्कृष्ट रचना इसे मानी जाती है और संस्कृत का एक प्रसिद्ध नाटक है। अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। जो ऐहोल अभिलेख है वो चालुक्य इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। रवि कीर्ति ने संस्कृत में लिखा है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख लिखा है रवि कीर्ति के द्वारा और इसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन किया गया है। ओके, हर्षवर्धन पर उसकी विजय का भी उल्लेख मिलता है इसमें। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का चित्र मुहरों पर नहीं मिला? ठीक है, बैल, हाथी, गेंडा या फिर घोड़ा? तो इनमें से घोड़े का चित्र नहीं मिला था, बाकी इन सभी का मुहरों पर जो चित्र थे वो अंकित थे। घोड़े के प्रमाण बहुत संदिग्ध और सीमित थे। ठीक है, इससे माना जाता है कि घोड़ा वैदिक कार्य के साथ प्रमुखता से आया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में। इसे भी याद रखेंगे। इसके रचयिता कौन है? महर्षि विश्वामित्र। सूर्य देव सविता को समर्पित है ये मंत्र और हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र मंत्र इसे माना जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का धम्म चक्र प्रवर्तन किस घटना को कहते हैं? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है उसे धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जानते हैं। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। ठीक है, और बौद्ध धर्म की औपचारिक शुरुआत भी यही से मानी जाती है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है? जो वर्तमान बिहार है उसमें स्थित है ये। जैन धर्म में अत्यंत पवित्र तीर्थ है पावापुरी और निर्वाण के बाद दीपावली मनाने की परंपरा भी मानी जाती है इसे। और जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के कौन से 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जैन धर्म अपनाया गया था, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, जो जैन धर्म है, जैन मुनि भद्रबाहु उसके साथ दक्षिण भारत आए थे। श्रवण बेलगोला में संलेखना द्वारा मृत्यु प्राप्त करी थी। संलेखना जिसका अर्थ है बिना कुछ खाए पिए अपने शरीर का प्राण त्याग कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है,
नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने नष्ट किया? तो इसे नष्ट किया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था ये, और 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। पुस्तकालय कई महीनों तक जलता रहा है बताया गया है, और बौद्ध शिक्षा का यह प्रमुख केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? फ्रेंड्स सभी को पता होगा, कालिदास के द्वारा लिखित है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये एक संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक है और इसमें दुष्यंत और शकुंतला की कथा पर यह आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है चोल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर किस स्थापत्य शैली के उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर है द्रविड़ शैली के। ठीक है, चोल राजाओं के द्वारा निर्मित जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। विशाल गोपुरम और ऊंचे विमानों की विशेषता इसमें होती थी। ठीक है, और इसका जो उदाहरण है वो है बृहदेश्वर मंदिर। जो कला है वो कांस्य मूर्तियों के लिए भी काफी फेमस थी। नेक्स्ट है चरक संहिता का संबंध किस क्षेत्र से है? फ्रेंड्स इसका संबंध हो जाएगा आयुर्वेद से। ठीक है, चरक संहिता आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें रोग, औषधि और चिकित्सा पद्धति का वर्णन किया गया है और चरक को आयुर्वेद का महान चिकित्सक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रत्नावली नाटक के लेखक कौन थे? रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? हर्षवर्धन के द्वारा। इसके द्वारा जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागार्जुन। ये सभी हर्षवर्धन के द्वारा लिखे थे। संस्कृत साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान है और हर्षकाल सांस्कृतिक उन्नति के लिए काफी फेमस था। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अब तक महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? तो क्यों मानी जाती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ अब तक अपठित है, यानी कि इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और फ्रेंड्स यहाँ मुख्यतः मोहरों और ताम्र पट्टों पर ही मिली है। ठीक है, लिपि में लगभग 400 संकेतों का भी प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है वैदिक काल में गोमत शब्द का क्या अर्थ था? जो गोमत था उसका अर्थ था अधिक गाय वाला व्यक्ति। ठीक है, जिसके पास अधिक गाय होती थी। वैदिक समाज में गाय समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी और जिस व्यक्ति के पास अधिक गाय होती थी उसे गोमत कहा जाता था। ठीक है, अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर ही आधारित थी। युद्ध को गविष्टि कहते थे इसमें, और जिसका जो अर्थ है वो गायों के लिए संघर्ष था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें जो शामिल नहीं है वो है आत्मा की अमरता। ठीक है, ये शामिल नहीं है बौद्ध धर्म में, याद रखेंगे। कुल जो बौद्ध है उनके द्वारा 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। ये जीवन के दुख और उससे संबंधित जो मुक्ति है उससे संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म आत्मा की स्थायी अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है और मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग पर इसमें विशेष बल दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है जैन धर्म में संलेखना का क्या अर्थ है? संलेखना जिसका अर्थ मैंने बताया था उपवास द्वारा मृत्यु को स्वीकार करना। ठीक है, संलेखना जैन धर्म की एक तपस्या संबंधी परंपरा है। इसमें व्यक्ति धीरे धीरे भोजन त्याग देता है जिसे उसका जो उद्देश्य है शरीर और इच्छाओं से विरक्ति प्रदान प्राप्त करता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी पद्धति से जो संलेखना पद्धति उसे अपने प्राण त्याग किए थे। नेक्स्ट है अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड्स इसमें मिलता है 13वें शिलालेख में। 261 ईस्वी में हुआ था जो कलिंग युद्ध था वो, और अशोक ने युद्ध के विनाश पर दुख व्यक्त किया था। उसके बाद इसने धम्म की नीति अपनाई थी और ये इसका जो अभिलेख है वो मौर्य इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्यभट्ट ने सबसे पहले क्या प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। सबसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। ये एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। पृथ्वी के घूर्णन का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया था। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी? आर्यभट्टी। अगला प्रश्न है संगम युग में यवन शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो ये शब्द प्रयुक्त होता था यूनानी और रोमन शासकों के लिए। ठीक है, संगम साहित्य में यवन शब्द विदेशी व्यापारियों के लिए प्रयुक्त होता था। यूनानी और रोमन व्यापारी दक्षिण भारत आते थे और रोमन स्वर्ण मुद्राएं दक्षिण भारत में मिली थी। ठीक है, समुद्री व्यापार की उन्नति का भी इससे पता चलता है। तो सभी पॉइंट देख लेंगे एक बार। चलिए अगला प्रश्न है कामसूत्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? फ्रेंड्स इसके लेखक थे वात्स्यायन। इनके द्वारा इसकी रचना की गई थी। जो प्राचीन भारत है उसका सामाजिक जीवन पर आधारित ग्रंथ है ये। इसके लेखक वात्स्यायन है कामसूत्र के। अगला है मेहरौली लौह स्तंभ किस गुप्त शासक से संबंधित माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है, मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे उनसे संबंधित माना जाता है और यहाँ जंग न लगने वाली धातु कला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है नटराज की कांस्य प्रतिमा किस राजवंश की कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चोल शासकों की। ठीक है, जो नटराज है वो शिव का नृत्य करती हुई प्रतिमा है, रूप है और चोल कालीन कांस्य मूर्तियां विश्व प्रसिद्ध है। इसे लोस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया है। चोल कला दक्षिण भारतीय मूर्ति कला की चरम उपलब्धि भी मानी जाती है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में मानकीकृत ईंटों का प्रयोग किस बात का प्रमाण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी उन्नत नगर नियोजन का। ठीक है,
हड़प्पाई नगरों में ईंटों का अनुपात कितना होता था? 1:2:4 रेशियो का। ठीक है, इससे सुव्यवस्थित निर्माण प्रणाली का भी पता चलता है। नगरों में जल निकास व्यवस्था भी इसमें उन्नत थी और ये सभ्यता थी, प्रशासनिक दक्षता को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला है, पुरुष सूक्त किस वेद में मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो पुरुष सूक्त है वो मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, जो पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। इसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का जो उल्लेख है वो है। 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? इसमें वेद शामिल नहीं है, जबकि बुद्ध, धम्म और जो संघ है वो इसमें शामिल हो जाएंगे। इसे शरण ग्रहण करने योग्य माना जाता है। बौद्ध धर्म वैदिक कर्मकांडों का विरोध करता था और जो संघ है वो बौद्ध भिक्षुओं का संगठन था। तो सभी पॉइंट देख लेंगे, सभी इंपोर्टेंट हो जाएंगे यहाँ पर। महावीर स्वामी का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? फ्रेंड्स, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था वज्जी में। वज्जी वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वो क्षेत्र था वज्जी संघ। ठीक है, और वज्जी क्या था? एक गणराज्य था। जैन और बौद्ध धर्म दोनों का ही विकास गणराज्य वाले क्षेत्रों में हुआ था। नेक्स्ट है, अशोक ने धम्म महापात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति क्यों करी थी? तो इसके द्वारा धम्म महापात्र की नियुक्ति की गई थी। क्यों करी थी? धम्म नीति के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, ये नैतिक जीवन और धार्मिक सहिष्णुता पर प्रचार करते थे। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे और इसे ही धम्म महापात्र कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गुप्तकालीन दशमलव प्रणाली के विकास में किसका योगदान माना जाता है? तो किसका योगदान माना जाता है? आर्यभट्ट का दशमलव प्रणाली का योगदान माना जाता है। आर्यभट्ट ने गणित और खगोलशास्त्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। शून्य और जो स्थानीय मान है प्रणाली, उसकी भी भारतीय गणित की महान देन है। भारतीय आधुनिक गणित पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सिलप्पादिकारम किस भाषा का प्रसिद्ध महाकाव्य है? तो ये है तमिल भाषा का महाकाव्य। कौन? सिलप्पादिकारम। ठीक है, संगम युग का प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। इसके जो लेखक है वो है इलंगो अडिगल। याद रखेंगे, इसमें कोवलन और कनंगी की कथाएं है। दक्षिण भारतीय समाज और संस्कृति की ये जानकारी देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन थे? फ्रेंड्स, इसके जो लेखक थे वो थे बिल्हन। विक्रमांक देव चरित संस्कृत काव्य ग्रंथ है और इसके लेखक थे बिल्हन। इसमें चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठम का वर्णन है। ठीक है, दक्षिण भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत है। तो सभी पॉइंट याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, अष्टदिग्गज किस दक्षिण भारतीय साम्राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इनका जो संबंध है वो है विजयनगर साम्राज्य से। याद रखेंगे, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में 8 महान विद्वान थे और तेलुगु साहित्य के विकास के लिए फेमस है। ठीक है, कृष्णदेव राय तुलु वंश के एक महान शासक थे और विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का शक्तिशाली राज्य था। तो फ्रेंड्स, सभी के सभी जो पॉइंट है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम का दूसरा नाम क्या था? फ्रेंड्स, महाबलीपुरम का दूसरा नाम क्या था? मामल्लपुरम। याद रखेंगे, मामल्लपुरम वर्तमान तमिलनाडु में स्थित है, ऐतिहासिक नगर, और इसमें पल्लव स्थापत्य कला के लिए फेमस है। ठीक है, जो यहाँ के शैलकृत मंदिर है, समुद्री तट मंदिर यूनेस्को की धरोहर में भी है। ठीक है, सभी याद रखेंगे। लोथल को सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्यों माना जाता है? तो क्योंकि यहाँ गोदीवाड़ा मिला है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता है। लोथल कहाँ है? वर्तमान गुजरात में स्थित है। यहाँ से विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा मिला है और समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के प्रमाण भी इससे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का महत्व क्यों घटा? फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व घट गया था क्योंकि राजशक्ति के सूरदर होने के कारण। ठीक है, जो प्रारंभिक वैदिक काल था उसमें सभा समिति के महत्वपूर्ण संस्थाएं होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसकी जो शक्तिशाली है वो जो राजतंत्र है उसमें अधिक शक्तिशाली हो गया था और राजा की शक्ति बढ़ने से जनसभाओं का महत्व घटने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसकी प्रमुख विशेषता थी बुद्ध को ईश्वर तुल्य मानना। ठीक है, जो महायान शाखा थी उसमें बुद्ध को देवतुल्य मानते थे। संस्कृत भाषा का इसमें प्रयोग बढ़ गया था और मूर्ति पूजा और भक्ति पर इसमें अधिक बल दिया गया था। तो सभी पॉइंट देख लेंगे। चलिए अगला है, जैन धर्म में शाद्वाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका संबंध हो जाएगा अनेकांतवाद से। ठीक है, जो शाद्वाद है वो जैन दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सत्य को अनेक दृष्टिकोणों से समझाया गया है इसमें और इसे अनेकांतवाद से जोड़ा गया है। सहिष्णुता और तार्किकता पर भी ये बल देता है। ठीक है, चलिए अगला है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में आए थे? फ्रेंड्स, जो इंडिका लिखी है जिनके द्वारा मेगस्थनीज के द्वारा, वो किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मेगस्थनीज था वो एक यूनानी राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसे भेजा गया था और इसके द्वारा एक पुस्तिका लिखी गई थी, इंडिका।
जो कि मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी देती थी। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसे क्यों कहा जाता है? कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति की उन्नति के कारण। ठीक है, इसमें आर्यभट्ट, कालिदास और वराहमिहिर थे जैसे विद्वान भी हुए थे। और इसके अलावा अजंता की जो गुफाएं थी, चित्रकला, धातुकला भी इसमें विकसित हुई थी, इसलिए ही इसे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया? तो इसका जो निर्माण है वो राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तंजावुर में स्थित है ये, राजराज प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और द्रविड़ स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावा इसके यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। अगला है, हर्षचरित नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो फ्रेंड्स इसके जो लेखक थे वो थे बाणभट्ट, इसके द्वारा लिखा गया है। संस्कृत की एक गद्य रचना है ये, बाणभट्ट इसके लेखक है। ठीक है, इसके अलावा गुप्तोत्तर कालीन इतिहास का प्रमुख स्रोत भी इसे माना जाता है। नेक्स्ट है, अजंता गुफाओं का मुख्य संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अजंता गुफाएं है महाराष्ट्र में और ये गुप्त कला के लिए श्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है। ठीक है, जातक कथाओं के बीच में चित्र मिले हैं। और अंतिम प्रश्न है, पट्टकल के मंदिर किस राजवंश की कला से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये चालुक्य जो राजवंश है उसकी कला से संबंधित है। पट्टकल कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। चालुक्य स्थापत्य कला का प्रमुख केंद्र रहा है और यह यूनेस्को की साइट में भी है। ठीक है, इसके अलावा नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण इसमें दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स आज हमने जो प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत का इतिहास, उससे संबंधित 100 टॉप एमसीक्यू किए हैं। इसके अलावा उन्हें डिटेल में भी डिस्कस किया है। तो प्राचीन भारत के इतिहास से अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो ये क्लास देखने के बाद ये एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा और ऐसे ही सेशन के लिए जुड़े रहिए स्टडी विद भावना पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।